जिस बजट का कई दिनों से इंतजार हो रहा था, आखिर वो बजट हमारे बीच में आ चुका है। बजट क्या होता है, बजट क्यों लाया जाता है और बजट का उद्देश्य क्या है, इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा संविधान में बजट का कहां उल्लेख हुआ है, या बजट के अलावा कौन सा शब्द है जिसका संविधान में उल्लेख हुआ है, और आज जो बजट आया है इसके बारे में जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो कई लोगों ने, विशेष तौर पर विपक्ष ने, यह कहकर हंगामा मचा दिया है कि यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट है। जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बजट जन कल्याणकारी है, और कुछ लोग कह रहे हैं यह बजट गरीब, किसान और युवाओं का बजट है। इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मैं बात करूंगा आपसे आज के केंद्रीय बजट 2024-25 पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस बजट के बारे में बहुत सारी बातें हमारे बीच में आ रही हैं। आज का जो मेरा विश्लेषण है वो बहुत संक्षिप्त अंदाज में है और बजट के उन पहलुओं पर है जो बजट में हमारे लिए क्या परोसा गया है और जो क्या लाभ होने जा रहे हैं हमारे लिए। इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा हमारे संविधान में इस बजट पर कहां प्रावधान हुआ है। तो आपको जानना चाहिए, संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो किसका उल्लेख हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हुआ है। इसी को सामान्य भाषा में बजट के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानना चाहिए ये साल भर का लेखा जोखा होता है, कितनी हमारी आय है और कितना हमारा व्यय है, यानी हमारी इनकम क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण ये पूरा दिया गया होता है। हमारी आय और व्यय से संबंधित होता है, कितना हमने रक्षा पर, कितना कृषि पर, कितना उद्योगों पर, कितना युवाओं पर, कितना न्याय पर, कितना महिलाओं पर और कितनी प्राकृतिक आपदाओं पर। ऐसे बहुत सारे पहलू बजट में निहित होते हैं। इन सभी पहलुओं पर आज मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा आज 23 जुलाई है, बहुत खास दिन है, क्योंकि 23 जुलाई ये वही दिन है जब पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पर मनाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि आज ही के दिन यानी 23 जुलाई को मैंने इस करियर प्लस इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। और आपको जान के हर्ष होगा, खुशी मिलेगी कि आज इस चैनल को 1 साल पूरा हो चुका है। यद्यपि मैं कई बार कई अवसरों में पूरा समय नहीं दे पाया हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आने वाले दिनों में निरंतर लगातार रेगुलर क्लासेज आपको यहां रहेंगी और आपका जो सहयोग समर्थन मिला है, जो साल भर आपने डटकर इस प्लेटफॉर्म को अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आपका आभार। आगे उम्मीद करता हूं कि प्यार, दुलार और समर्थन, सहयोग आपका यूं ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूं, जिस बजट का इंतजार हो रहा था उसमें जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उन सारे पहलुओं पर मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। वैसे बहुत सारी बातें अखबारों से, न्यूज़पेपर से या आपके तमाम न्यूज चैनल से या तमाम हमारे जो ऑनलाइन तमाम प्लेटफॉर्म है वहां से मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं तो वो खास और विशेष हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए पहलू निकाले हैं, वो बिल्कुल खास अंदाज में है। और वीडियो के अंत में उसी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे पर अंत में चर्चा करके जाऊंगा आपसे संक्षिप्त अंदाज में। सबसे पहले, क्या ये वाकई में कुर्सी बचाओ बजट है या ये जन कल्याणकारी बजट है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या हमारे लिए लेकर आई हैं और उनके द्वारा इस बजट में क्या क्या दिया गया है, इन पर चर्चा करने वाला हूं आपसे। तो हम बात करेंगे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ये बजट पेश किया जा चुका है। बजट के लिए उन्होंने बताया कि ये पूरा बजट युवाओं पर, गरीब, महिलाओं पर और किसानों पर मूल रूप से केंद्रित है, यानी कि यूथ शक्ति पर, हमारी महिला शक्ति पर और हमारे किसानों पर, जो हमारे अन्नदाता हैं, इन पर यह पूरी तरह केंद्रित है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी 18वीं लोकसभा के जो चुनाव परिणाम सामने आए उसमें वो चौंकाने वाले रहे। इसी कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि राजनीतिक बजट है और शायद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए बहुत कुछ बड़े पैमाने पर दिया गया है। तो वहीं तेलंगाना, पंजाब, यूपी या अन्य राज्य आपके, उन राज्यों के लिए बहुत कुछ नहीं मिला है। तो यह सोचने वाली बात यह है कि उन राज्यों को मिला है, किसी की बल्ले बल्ले हो रही है, तो जिन्हें नहीं मिला उनकी मल्ले मल्ले हो रही है। वो अपने आप को
कमजोर मान रहे हैं, अपने आप को चुका हुआ मान रहे हैं कि हम भी राज्य हैं, भारत एक संघ है और इस संघ में सभी राज्यों के साथ में बराबरी का और समानता का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ सरकार ने जो विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जो विशेष आर्थिक राहत पैकेज दिए हैं, वो किसी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जो गठबंधन की सरकार बनी है उसमें आंध्र प्रदेश राज्य और बिहार राज्य की बड़ी भूमिका है। इसलिए राजनीतिक घटनाक्रम तो है, राजनीतिक आपकी मजबूरियां हैं, जिसके चलते आपके इस बजट में विशेष राहत पैकेज बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले हैं। नीतीश कुमार बिहार, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, उनकी बल्ले बल्ले हुई है। लेकिन अन्य राज्य जो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, हम इन सब पहलुओं पर आज बात नहीं करेंगे, आगे हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। लेकिन आज का हमारा विश्लेषण है आखिर इस बजट में क्या मिला है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं आपको लेके चलूंगा आपके इस पूरे बजट में। यह सरकार कह रही है कि हमने विकसित भारत की संकल्पना, एक डेवलप्ड इंडिया की बात कही है, आपको 2047 तक विकसित बनाया जाएगा। उसका पहला चरण ये कह रहे हैं 3.0 में आपको देखने को मिल रहा है। आखिर विकसित भारत का वो कौन सा पहलू है, वो कौन सा विषय है जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, क्या ऐसा कह रही हैं, इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनट के भीतर। बहुत तेजी से बताऊं आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महिलाओं के लिए यहां 3 लाख रुपए, ये 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन करने का ऐलान किया। यानी कि इस बजट की बड़ी बात है, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। ये बड़ी पहल है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इसके अलावा सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए, 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यानी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, सरकार एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सरकार 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है कि उसे 2024-25 में इतने करोड़ रुपए खर्च करने हैं। आपको जानना है, रोजगार हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है, घर घर शिक्षा पहुंचे, जैसा मैंने हमेशा इस प्लेटफॉर्म में कहा है, अब समय की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार। सरकार की पहल इसी दिशा में आगे अग्रसर है। सरकार भी चाहती है घर घर रोज शिक्षा पहुंचे, लेकिन शिक्षा महंगी होने के चलते शिक्षा घर घर नहीं पहुंच पा रही है। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर घर तक ये शिक्षा पहुंचाई जाए, जो कार्य पिछले वर्ष में नहीं हुआ है मुझसे। इस वर्ष यानी आज से ही मैं एक संकल्प लेकर चल रहा हूं कि आने वाले एक वर्ष में जो बच्चे वनडे एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वो सारी बातें पहुंचाई जाएं जो उनकी जरूरतें हैं। यानी विशेष तौर पर 1 अगस्त से मैं विशेष जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश का एक स्पेशल आपके लिए एक आपका एक सेशन लाया जा रहा है, एक सत्र लाया जा रहा है। उस सेशन में आपको अलग अलग टीचर्स जो बहुत अधिक योग्यतम हैं, जो वही टीचर हैं जो चीजों को खुद वहां पहुंचे, चीजों को जानते हैं, उनके द्वारा मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और जीके पर, स्टडी जीके पर विशेष तौर पर वहां चर्चा की जाएगी और एक ही सेशन में ये सारे पार्ट बारी बारी से आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, कौशल पर सरकार का जोर है यहाँ पर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक के वित्तीय सहायता की बात कह रही है। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए सरकार यहाँ 10 लाख रुपए तक खर्च करने की बात कर रही है। यानी कि जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें गवर्नमेंट 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के तौर पर देगी। इसके अलावा बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए की बात कही है। यानी रूरल डेवलपमेंट पर सरकार का विशेष जोर है। आप जानते हैं इन चुनावों में ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अधिक मतदाता बाहर नहीं आया है, तो ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए इस सरकार का विशेष जोर है। शायद उसी को देखते हुए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है। और जैसा आप जानते हैं, कई अवसरों पर गांधी जी ने कहा, भारत की आत्मा गांव में रहती है, भारत का दर्शन करना है, भारत का ज्ञान, भारत का विज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के उत्सव, महोत्सव, मेले अगर आपको देखने हैं तो गांव की ओर चले जाइए, संपूर्ण दर्शन आपको गांव में मिल जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, और इसके अलावा बड़ी बात यहां पर इस 24-25 में सरकार ने मुद्रा लोन,
जो मुद्रा ऋण की सीमा है उसे 20 लाख रुपए कर दिया है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि मुद्रा ऋण की सीमा इस बजट में, इस वित्तीय वर्ष में कितनी रहेगी, तो 20 लाख रुपए इसकी सीमा कर दी गई है। ये महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा हम आगे चलेंगे आपके इस बजट के अंतर्गत जो पीएम आवास योजना है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई है, ये शहरी 2.0 के तहत 10 लाख ये करोड़ रुपए के निवेश से यहाँ गरीबों और मध्यम, यानी जो शहरों में रहने वाले गरीब हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए आवास देने की घोषणा की गई है। यानी कि जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था की जा रही है। वैसे भी आप जानते हैं एक आम जन की, सामान्य जन की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आम लोगों को रोटी से मतलब है, कपड़े से मतलब है, मकान से मतलब है, और युवाओं को पढ़ाई और रोजगार से मतलब है। कोई भी सरकार अगर युवाओं को अगर रोजगार दे दे, उन्हें बेहतर शिक्षा दे दे, तो उस सरकार से बढ़िया शिक्षा सरकार से बढ़िया शासन व्यवस्था कभी नहीं माना जाएगा। इसलिए हर युवा की ये उम्मीद होती है कि उसे शिक्षा के साथ रोजगार भी मिले। यहाँ एक बड़ी बात, यहाँ पर बाढ़ से राहत के लिए सरकार 11.5 करोड़ रुपए, 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ आपदाएं एक बड़ा हमारे ऊपर आपके विषय मानी जाती हैं, एक बड़ी आपदा मानी जाती है। उनमें बाढ़ को एक बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जाता है। फ्लड के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की इस बजट में बात कही गई है। इसके अलावा देखेंगे आप लोग, सरकार व्यावसायिक स्तर पर निजी संचालित अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, यानी प्राइवेट स्तर पर जो रिसर्च सेंटर होंगे उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का समर्थन देने का ऐलान किया। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार की यह बड़ी पहल है। यानी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का यहां देने का ऐलान किया सरकार ने। यह सरकार की बड़ी पहल है। इसके अलावा जो रक्षा पर्यवेक्षण क्षेत्र है, यानी कि डिफेंस सेक्टर है, उसमें रक्षा बजट बढ़ाया गया है। यानी कि जो हमारा रक्षा बजट पहले यहां दिखाई दे रहा है आपको, जो रक्षा बजट पहले हमारा सामने को देखेंगे, जो रक्षा बजट हमारा पहले, थोड़ा यहां ध्यान देंगे सामने को, सबकी निगाहें सामने को रहेंगी, हटनी नहीं चाहिए। कुछ बिंदुओं को आप लिखते भी रहेंगे और कुछ को मैं आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से भेज भी दूंगा। जैसे जो रक्षा पर्व हमारा जो डिफेंस बजट है हमारा 4.56 लाख करोड़ रुपए रहा, इसे 4.55 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग यहां 10 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यानी डिफेंस सेक्टर में चीन और पाकिस्तान, इन दोनों के खतरे को देखते हुए हमने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। इस क्रम में हमारे टैंकर भी होंगे, हमारे फाइटर प्लेन भी होंगे, उन सब के लिए एक बड़ी व्यवस्था है। और हम अपनी हाल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत जो स्वदेशी स्तर पर जो बड़ी पहल कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। और ये रक्षा पर जो बजट बढ़ाया गया है ये भी स्वागत योग्य है, ये एक अच्छी पहल हो सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था, न्यू टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव करते हुए मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए का ऐलान कर दिया। यानी कि नई कर व्यवस्था में एक नया मानक बनाया है। अब तक ये 50,000 था, अब इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा सोने और चांदी, कुछ लोगों के लिए इसमें खुशी की बात है। जो आम लोग जेवर बनवाते हैं, गहने बनवाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनवाते हैं, आम और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशी की बात हो सकती है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के लिए जो सीमा शुल्क है, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसे 6% घटा दिया गया। यहां पर यह बड़ी बात है। सोने चांदी पर सीमा शुल्क की दर को, एक्साइज ड्यूटी की दर को घटा करके यहां पर, यह बड़ी बात है आपके यहां पर सीमा शुल्क मतलब एक्साइज नहीं, अंग्रेजी में कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको। इस कस्टम ड्यूटी को थोड़ा क्षमा करेंगे मुझे, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं है, ये कस्टम ड्यूटी है। सीमा शुल्क को दर को घटाकर 6% कर दिया गया है गोल्ड पर और सिल्वर पर, ध्यान देंगे। यानी सोने चांदी पर जो सीमा शुल्क है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसे 6%, और प्लेटिनम पर जो एक बेहतरीन धातु है इस पर 6.4% कर दिया गया है। इससे इन धातु की कीमतों में गिरावट आएगी। यानी कि ये एक बड़ी पहल गवर्नमेंट की हो सकती है। और आपको यहाँ जानना चाहिए, आपके जो बड़ी बात है, सरकार ने जो यहाँ स्टेप लिए हैं, इन स्टेप का एक बड़ा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि आम जनता ऑर्नामेंट्स और गहनों से
जुड़ी रहती है। हर घर चाहता है कि उसके गले में, हर व्यक्ति के गले में एक चैन हो, हाथ में अंगूठी हो, हर कोई चाहता है ताकि गहनों जुड़ सके। लेकिन हाल के दिनों में जो कस्टम ड्यूटी बढ़ी है उसके चलते सोने चांदी कीमतों पर बढ़ोतरी हुई है और आम जनता गहनों से दूर भी हुई है। ये एक स्वागत योग्य पहल है। इसके अलावा यहाँ देख रहे होंगे सरकार ने मोबाइल और जो एस सीरीज है उस पर शुल्क को घटाया है। यहाँ पर इसको 15% कर दिया यहाँ पर, जिसके चलते मोबाइल चार्जर आदि चीजें सस्ती हो जाएंगी। आप जानते हैं आज मोबाइल और चार्जर हम लोगों की नीड बन चुकी है। जैसे रोटी कपड़ा मकान है, ठीक उसी प्रकार से मोबाइल और चार्जर आज हमारी जरूरत बन चुकी है। और मैंने कई अवसरों पर कहा है मोबाइल एक घुन की तरह भी है, इसका पॉजिटिव यूज भी है, इसका निगेटिव यूज भी है। ज्यादातर हमारा युवा निगेटिव यूज कर रहा है इसका नकारात्मक अर्थों में, ना कि पॉजिटिव पहलू पर। अगर सकारात्मक अर्थों में मोबाइल का प्रयोग किया जाए तो भारत सही अर्थों में विश्व गुरु के क्रम में आगे बढ़ सकता है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलूंगा। जो हमारी वित्त मंत्री की जो सौगात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ सड़क संपर्क परियोजना, ये वाला सड़क संपर्क परियोजना को ये 26,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन देने की घोषणा की। यानी कि जो रोड है, आप जानते हैं किसी भी राष्ट्रीय विकास में रोड की एक बड़ी भूमिका होती है। इन परियोजनाओं के लिए हमारे वित्त मंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो बड़ी बात है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पहलू है आपके लिए वो ये है, आपके यहाँ देखेंगे एक अन्य पहलू के अंतर्गत सरकार ने आवास को और अधिक किफायती बनाने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है। आवास को यानी मकान को और सस्ता करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी पहल है। इसके अलावा इस साल पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो भारत की जीडीपी का 3.4% है, यानी कि 3.4% है। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है कहीं पर पूंजीगत व्यय के लिए। इसके अलावा जो हमारा MSME ये वाला पार्ट है, यानी जो माइक्रो स्मॉल और जो मिडिल एंटरप्राइज आपके, यानी सूक्ष्म आपका लघु और मध्यम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, उसके लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी दी है। जिसके लिए उपकरण खरीदने, आपको इंस्ट्रूमेंट खरीदने कोई भी आपके, तो उसके लिए आपको 100 करोड़ रुपए तक ये गारंटी के तौर पर मिलेंगे। अर्थात जो माइक्रो स्मॉल जो मिडिल एंटरप्राइजेज हैं, जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हैं, उसके लिए सरकार ने ये अपनी क्रेडिट गारंटी दी है। इसको मैं स्वागत योग्य मानता हूं, अच्छा मानता हूं, क्योंकि उद्योग क्षेत्र में इस सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की बड़ी भूमिका है। यहाँ पर जो आपके एक्सपेक्टेड था, उम्मीदों के अंतर्गत था कि आंध्र प्रदेश को और बिहार को यहाँ कुछ विशेष मिलने वाला है, वो आपका वाकई में सत्य साबित हुआ, क्योंकि वो राजनीतिक एक निर्णय है, राजनीतिक बाध्यताएं भी हैं। क्योंकि बिहार और जो आपका आंध्र प्रदेश है, टीडीपी और आपके जेडीयू, उनका सरकार को समर्थन प्राप्त है। उसके चलते बड़ी बात यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए इस चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के तौर पर यहाँ 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही नए राज्य का जो निर्माण हुआ 2 जून 2014, क्या ध्यान देंगे, 2 जून 2014 को, जब इसके लिए कुछ वादे किए गए थे, प्रॉमिस किए गए थे इस आंध्र प्रदेश के साथ में, तो तेलंगाना बना था, तो आंध्र प्रदेश के साथ लिए कोई वादे किए गए थे राजधानी के तौर पर, राजधानी के निर्माण के तौर पर, या कुछ और उद्योगों के लिए। उन सभी वादों को पूरा करेगी सरकार। केंद्र सरकार ने वादा किया है कि हम आपको 15,000 करोड़ रुपए देंगे ही देंगे। ये बात कर रहा हूं मैं आंध्र प्रदेश की, जहां वर्तमान समय में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और तेलुगु देशम पार्टी के वो मुखिया भी हैं। ये बड़ी पहल है। इसके अलावा बिहार जो एक्सपेक्टेड है आपके, तो बिहार सरकार समर्थन दे रही है केंद्र में मोदी गवर्नमेंट को, और इनको केंद्रीय बजट में 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। यद्यपि ये दोनों ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, इनके इसको तो नहीं स्वीकार किया गया है, लेकिन इनके लिए विशेष राहत पैकेज की यहाँ घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य है दोनों को संतुष्ट करना, और इनसे दोनों ही राज्य खुश हैं। तो यहाँ एक बड़ी बात यह है कि जहां दोनों राज्य खुश हैं, वहीं अन्य राज्य, विशेष तौर पर पंजाब, तेलंगाना या कांग्रेस शासित या बंगाल टीएमसी शासित कुछ ऐसे राज्य जहां विपक्षी सरकारें चल रही हैं, उन्होंने इस बजट को सड़ा गला बताया है, उन्होंने इसे राजनीतिक बजट बताया है, उन्होंने इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बताया है। जबकि जो पक्ष, सत्ताधारी पक्ष है, वो इसे जन कल्याणकारी बजट कह रहा है। अब आपको निर्णय करना है कि ये लोक हित में है, ये जन कल्याणकारी है,
क्या वाकई में युवा, महिला और किसानों के हित में है, या ये बजट कुर्सी बचाने वाला है या राजनीतिक है? इन सब चीजों पर विचार करेंगे और स्वयं निर्णय करेंगे आखिर ये बजट क्या है। अंत में आपसे थोड़ी बात करूंगा। आज जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपका, और वो दिन है आपके 23 जुलाई का, जो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि 23 जुलाई 2023 को मैंने आपके बीच में जो करियर प्लस नाम से चैनल शुरू किया, आपका करियर प्लस नाम से मैंने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया आपके लिए, आपके सहयोग समर्थन से मैं पुनः कहूंगा उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय से। और जो आपने मुझे सहयोग और स्नेह दिया है, समर्थन दिया है, उस सबके लिए आपका फिर पुनः आभार। आप ऐसे ही मेरा समर्थन करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे। आगे आने वाले दिनों में थोड़ी चर्चा करूंगा आपके 23 जुलाई को, जहां मैंने इस करियर प्लस यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपके प्रेम से। साथ ही इसी तारीख को हमारे पूरे भारत में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में एनबीडी पर चर्चा करी, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर चर्चा कर चुका हूं। पुनः आपको याद दिला देता हूं, 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जिसे कहते हैं आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से अपना पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण किया। इस ऐतिहासिक घटना के लिए भारत में रेडियो प्रसारण को जन्म दिया, जिसने समाचार, संगीत और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। इसी कारण हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से अपना पहला ऑफिशियल रेडियो प्रसारण किया। इसीलिए 23 जुलाई को हमारा भारत एनबी डे, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाता है। और मेरे लिए और आपके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हमने अपने करियर प्लस यूट्यूब परिवार की शुरुआत करी, इस चैनल की शुरुआत करी। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, आपका सहयोग मिला उसके लिए आभार, आपका प्रेम समर्थन मिला उसके लिए आभार। ऐसे ही आपका सहयोग समर्थन मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बजट के विभिन्न पहलुओं पर और जीएस जीके के, स्टडी जीके के विभिन्न पहलुओं पर आगे बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज रेगुलर में लेकर आने वाला हूं। इसके लिए आप बने रहेंगे इस चैनल पर। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।